जानकारी उनको मिल गई और उनका ये उन्होंने मन बना लिया कि उन्हें इसमें इन्वेस्टमेंट करना है और इससे अपना जो सेवानिवृत्ति के बाद का जो समय है उसको ठीक करना है। अब बात है कि शुरुआत कैसे करनी है, वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कैसे करे, किसको कांटेक्ट करे, कहाँ पैसे जमा कराए, इसके बारे में। हाँ जी, तो सबसे आसान तरीका इसमें जो अभी तक जो आज की डेट में सबसे आसान तरीका है वो है इंडेक्स फंड। तो ये कुछ कंपनीज होती हैं जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस है, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, या यूटीआई है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी म्यूचुअल फंड अकाउंट है या हाउस कंपनी उनका डिवीजन है। तो ये सारे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं उनके पास आप एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा सकते हैं। इंडेक्स फंड यानी कि जो हमारा पूरा सेमिनार था उसमें हम बार बार बोल रहे थे निफ्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए या सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, तो निफ्टी और सेंसेक्स एक इंडेक्स है। तो आपको किसी भी कंपनी के पास, और मैं उस पर डिटेल में बात कर रहा हूँ कैसे जाएंगे, किसी भी कंपनी के पास जाके इनमें से या और अनेकों कंपनीज हैं, तो किसी भी कंपनी का एक ऐसा कुछ नहीं होता कि ये अच्छी होती है या बुरी होती है, क्योंकि सब निफ्टी में ही इन्वेस्ट करेंगे। तो वो क्या करेंगे, आपसे पैसा ले लेंगे और आपसे पैसा लेके वही 50 कंपनियों में या 30 कंपनियों में, डिपेंडिंग अपॉन आपने निफ्टी खरीदा है या सेंसेक्स खरीदा है, उसमें पैसा लगा देंगे। और जब भी कंपनीज बदलेंगी या कुछ ऊपर नीचे होगा तो वही लोग आपके लिए चेंज किया करेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। और इसको बोलते हैं पैसिव इनकम, जहां पे आपको कोई भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट करने की जरूरत नहीं होती। आपका जो फंड मैनेजर है वही इसको मैनेज कर रहा होता है। और इसके लिए हमने बोला है किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के पास जाएंगे और म्यूचुअल फंड हाउस को बोलेंगे कि हमें एक निफ्टी फंड चाहिए। जब आप निफ्टी फंड लेते हैं तो ऐसे कंपनीज में अलग अलग फंड होते हैं। तो अब निफ्टी फंड मतलब एक ऐसा फंड जो निफ्टी को रेप्लिकेट कर दे। उसमें आपके पास ऑप्शन होंगे। जनरली वो पूछते हैं कि डायरेक्ट फंड होगा, पेपर पे लिखा होगा, या रेगुलर। अभी रेगुलर का मतलब ये होता है कि बीच में जो बंदा है जो आपको बोल रहा है ये खरीदने के लिए, या जिसने आपको रिकमेंड किया है, समझाया है, उसको एक कमीशन मिलती है उस पार्ट में से। तो अगर आप रेगुलर लेंगे तो इसकी जो फीस होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है, चाहे वो बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन लंबे समय में 20 साल लेके 40 साल बाद के सोच रहे हैं उसमें इसका काफी फर्क पड़ जाता है। तो हमको समझना है कि हमें कोई रेगुलर फंड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इसमें कोई रिकमेंडेशन की बात नहीं, हमें समझ पड़ गया, हमें खुद ही लेना है। तो इसमें आपको चूज करना होता है डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान मतलब बीच में कोई भी बंदा नहीं है, आप डायरेक्टली कंपनी से खरीदेंगे, जिसकी जो फीस होती है वो, जिसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं, वो काफी कम हो जाती है। अभी जहां तक मेरे को नंबर्स पता है, और सभी लोगों को ये नंबर्स पहले चेक करने चाहिए, क्योंकि मेरे को नंबर जो पता है वो जहां तक मेरे को अभी तक याद है उनकी बात कर रहा हूं। तो बहुत सारी कंपनीज के सस्ते हैं। जो सबसे सस्ता शायद अभी मेरे को जो दिखने में आया है, और हो सकता है उससे आगे पीछे और भी कोई हो, यूटीआई सबसे सस्ते में आता है, जिसकी एक्सपेंस रेशियो 0.12% के आसपास थी साल की। फिर एक आईडीएफसी है जिसकी एक्सपेंस रेशियो 0.17% है, और एक एचडीएफसी फंड है जिसकी एक्सपेंस रेशियो, निफ्टी फंड है जिसकी एक्सपेंस रेशियो 0.335% के आसपास है। तो ये तीन मेरे ख्याल से सबसे चीपेस्ट में आते हैं, बट और भी होंगे, शायद आप कोटक का भी चेक कर सकते हैं, आईसीआईसीआई का भी चेक कर सकते हैं। मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा कि ये अच्छा है या बुरा है, सभी फंड का काम यही है कि निफ्टी को रेप्लिकेट करना है। चाहे वो कोई और कंपनी हो जो हमने अभी बात नहीं की, वो भी निफ्टी को ही रेप्लिकेट करेगा। और सभी सारे के सारे फंड जो हैं वो सेबी द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। यानी कि अगर कल कोई कंपनी बंद हो जाए, जैसे कि मैंने अपना पैसा यूटीआई में या आईडीएफसी में या एचडीएफसी में डाला है, और कल अगर एचडीएफसी बैंक बंद हो जाए तो उनको चिंता करने की बात नहीं होती। एचडीएफसी बैंक बंद हो जाएगा, लेकिन आपने जो पैसा इकट्ठा किया है वो एक अलग अकाउंट में होता है, जिसकी एचडीएफसी बैंक उसका ओनर नहीं होता। तो जब वो बैंकरप्ट होता है या खत्म होता है तो वो उस पैसे को दिखा नहीं सकता कि ये मेरा पैसा है, वो उस पैसे का कस्टोडियन होता है। यानी कि अगर कंपनी बंद भी हो जाए, गवर्नमेंट ये देखेगी इतने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था, उसका शेयर प्राइस 50 कंपनियों का ये चल रहा है, सारे शेयर्स बेचेगी और हर एक यूनिट होल्डर को जितने भी खरीदा है उतना पैसा दे दिया जाएगा। तो ये सेबी के थ्रू रेगुलेटेड होता है। तो इसमें इतनी चिंता करने की बात नहीं होती कि अगर कंपनी बंद हो जाए तो क्या होगा। ज्यादा रिस्क ये होता है कि मार्केट ऊपर नीचे जाएगी तो कैसे होगा, रादर देन कंपनी बंद हो जाए तो कुछ। अभी किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस के पास अगर आपको खरीदना है तो दो तरीके हैं। जो लोग ऑनलाइन कंफर्टेबल हैं वो ऑनलाइन जा सकते हैं और अपना पैन नंबर डाल के, जैसे कि एक कंपनी है आईडीएफसी, तो आप आईडीएफसी म्यूचुअल फंड कंपनी के पास वेबसाइट पे गए उनकी, या यूटीआई की वेबसाइट पे गए, या कोटक की वेबसाइट पे गए। ये सबके म्यूचुअल फंड डिवीजन में जाना होता है। क्योंकि कई जो लिसनर्स हैं वो एक गलती करेंगे
वो कई बार सोचते हैं कि HDFC जो है मतलब उनको HDFC बैंक जाना है। तो HDFC बैंक और HDFC म्यूचुअल फंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर आप HDFC बैंक के पास जाके बोलेंगे मुझे निफ्टी फंड चाहिए, तो मोस्ट प्रोबेबली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सब ऐसा करेंगे, वो मोस्ट प्रोबेबली उनको एक रेगुलर फंड दे देंगे। रेगुलर में बीच में उनको एक कमीशन मिल रही होगी क्योंकि HDFC बैंक ने उनको रिकमेंड किया, तो उनको किसी बैंक के पास नहीं जाना, उस बैंक के म्यूचुअल फंड डिवीजन में डायरेक्टली जाना। तो या तो आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, और वेबसाइट पे जनरली बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनके टोल फ्री नंबर भी होते हैं, और वहां जाके आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा, आपका पैन नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। जिनकी KYC हुई होगी, जिसको नो योर क्लाइंट कहते हैं, उनका उसी टाइम हो सकता है। जिनकी KYC नहीं हुई होगी उनको KYC का एक फॉर्म अलग से सबमिट करके, और इसके लिए वो कंपनी की वेबसाइट पे जाके उसका जो टोल फ्री नंबर है वहां पे बात कर सकते हैं कि मेरी KYC नहीं हुई तो कैसे चालू करना है। जिसकी KYC हुई होगी बस अकाउंट नंबर देंगे वो, और उसमें वो एक सिप का ऑप्शन ले सकते हैं जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसमें जो है पैसा हर महीने आपने पावर दे दी होगी कंपनी को कि हर महीने आपके अकाउंट में से वो 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी आपने उनको कहा है वो अपने आप निकालेगी और अपने आप इन्वेस्ट कर देगी, चाहे आप कहीं पर भी हो। और यही सबसे आसान और सबसे सही तरीका माना जाता है, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि आप खुद डालेंगे महीने के महीने, तो ऐसा दुनिया के बहुत जगहों पे ये अप्लाई किया गया है और देखा गया है। कोई भी 10 साल के लिए तो बहुत दूर की बात है, 2-2 साल भी कंटिन्यू नहीं कर पाते लोग। तो बेस्ट तरीका, जैसे सरकार आपका पैसा PPF में अकाउंट में डालती है और वो बस जाते ही जाता है, उसी तरीके से आपको करना चाहिए, और वो अपने आप पैसा कट के उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। जो लोग ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं है, वो बेसिकली क्या कर सकते हैं कि इन्हीं कंपनीज जो हमने नाम लिए, अलग अलग कंपनीज और इनके अलावा और भी कंपनीज, उनके सीधा ऑफिस जा सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि मुझे निफ्टी फंड लेना है। और ये जरूर याद रखना चाहिए कि हमें निफ्टी फंड डायरेक्ट लेना है। डायरेक्ट के बाद एक और ऑप्शन आता है, वो बोलते हैं ग्रोथ या रेगुलर, ग्रोथ या डिविडेंड। ग्रोथ या डिविडेंड। ग्रोथ या डिविडेंड का मतलब ये है कि जो लोग तो रिटायर हो गए हैं और उनको इसी पैसे से अपना घर का खर्चा चलाना है, जैसे हमने बोला जिसके पास बहुत पैसा इकट्ठा हो गया उसको डिविडेंड अमाउंट ही बहुत बड़ी होती है, तो कई लोग क्या करते हैं कि वो डिविडेंड अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ले आते हैं। तो 1.5 से 1.5% ये वेरी करते रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनीज कितना डिविडेंड देती हैं उस पर डिपेंड करता है, बट ये करीब 1.5% के आसपास के करीब वैल्यू होगी। ये पैसा वो अपने अकाउंट में ला सकते हैं हर साल। तो डिविडेंड में आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ये वापस री इन्वेस्ट नहीं होगा। और ग्रोथ ऑप्शन में ये डिविडेंड जो है आएगा लेकिन अपने आप री इन्वेस्ट हो जाएगा। और हमारे हिसाब से जब आप प्लान कर रहे होते हैं 20 साल का, 40 साल का, तो आपको ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहिए जिसमें डिविडेंड आएगा नहीं आपके पास, ये वापस री इन्वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि डिविडेंड की अमाउंट इतनी छोटी होती है कि कई लोग सोचते हैं 1000 रुपया मिला है तो उसको वापस क्या री इन्वेस्ट करना है, लेकिन वो जब 20-30 साल आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी भी फ्यूचर वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से काफी ज्यादा हो जाती है। तो जनरली सभी लिस्टनर्स को ध्यान रखना है कि उनको या तो ऑनलाइन जाके, अगर वो कंफर्टेबल है, इन कंपनीज की वेबसाइट पे जाके, या इनके हाउस में जाके, म्यूचुअल फंड हाउस कंपनी किसी ऑफिस में जाके उनको ये बोलना है कि हमें निफ्टी फंड डायरेक्ट ग्रोथ चाहिए, निफ्टी फंड डायरेक्ट ग्रोथ चाहिए। और ग्रोथ मतलब जब वो रिटायर हो जाए और उनको लगे कि ये पैसा उनको वापस हर साल थोड़ा डिविडेंड चाहिए, तो वो ग्रोथ से उसको शिफ्ट करके डिविडेंड फॉर्म में ला सकते हैं जिसमें उनको डिविडेंड मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली मतलब क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनीज ने देश के लिए इतना बड़ा काम किया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि गांव-गांव में जाके या लोगों को समझाना ये बहुत भारी काम होता है। इसलिए उनको जो फीस मिलती है बीच में वो जरूरी भी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम कभी इतना पेनिट्रेशन कर नहीं पाते। बट आजकल जो खुद सीखते जा रहे हैं तो वो डायरेक्ट फंड प्रेफर करते हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड की वो जो एक्सपेंस रेशियो होती है वो बहुत कम होती है। और जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं उनका मेन काम यही होता है कि वो लोगों का पैसा ले और उसको खुद मैनेज करे अपनी तरफ से, जिसकी वजह से एक्सपेंस रेशियो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब उस एक्सपेंस रेशियो में कई लोग बोलते हैं कि क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है इसलिए शायद वो काम भी अच्छा करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली इक्विटी मार्केट में ऐसा नहीं होता, देखा गया है लॉन्ग रन में, और आप उस पर बहुत रिसर्च कर सकते हैं। आपको ये समझना है कि अगर कोई इकोनॉमी 15% से बढ़ रही है तो कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर उससे आगे नहीं जा सकता, और अगर कोई आगे जाता है तो वो दूसरे म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस पे जाता है। क्योंकि समझिए हम 100 लोग हैं और 100 लोग आपस में रिटर्न बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं,
तो आप भी एक सस्ता स्टॉक ढूंढेंगे, मैं भी एक सस्ता स्टॉक ढूंढूंगा, लेकिन जब हम सब कंपीट करेंगे तो वो स्टॉक का प्राइस अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। यानी कि सस्ते मिलने की अपॉर्चुनिटी का चांस एक एफिशिएंट मार्केट में, जिसको बोलते हैं जिसमें बहुत लोग होते हैं, वो मिलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब अगर आपने कोई एक एक्टिव म्यूचुअल फंड लिया जो कभी शायद निफ्टी से अच्छा भी कर सकता है और निफ्टी से खराब भी कर सकता है, और ये याद रखिए कि लॉन्ग रन में हमेशा कोई ना कोई म्यूचुअल फंड जो है वो निफ्टी से अच्छा करेगा ही करेगा। और क्यों करेगा, वो तो लाइफ में जैसे बहुत कंपनीज हैं वो हमेशा निफ्टी से अच्छा ही करती हैं। मुकेश अंबानी ने का रिटर्न जो है वो निफ्टी से ज्यादा ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं अपनी सारी वेल्थ मुकेश अंबानी की कंपनी में डाल दूंगा। तो हमें ये समझना है कि डिबेट ये नहीं है कि, या क्वेश्चन ये नहीं है कि किसका रिटर्न ज्यादा है, क्वेश्चन ये है कि किसका पैसा जितना सेफ है। तो जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू जाते हैं तो एक तो मार्केट रिस्क तो होता ही है जो स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे करती है, प्लस साथ में एक फंड मैनेजर रिस्क भी क्रिएट होता है कि अगर इंडस्ट्री ने अच्छा किया लेकिन फंड मैनेजर से कोई गलती होगी तो हमें अपने रिटायरमेंट प्लान में, किसी की एजुकेशन के लिए, किसी की मैरिज के लिए वो फंड मैनेजर रिस्क अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें तो एक तो रिस्क क्रिएट होता ही है, साथ में एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ जाती है। और जनरली इनके एक्सपेंस रेशियो 2-2.5% होती है। जो अभी हम डायरेक्ट फंड्स की बात कर रहे थे उनकी एक्सपेंस रेशियो 0.12% होती है। और समझने के लिए तो उससे कितना फर्क पड़ता है, कोई आपसे हर साल 0.12 काटे या कोई हर साल 2.5% कट करे, तो ये जो 2-2.25% का फर्क पड़ता है, ये जो 20 साल वाली बात कर रहे थे हम 2 करोड़, अगर वो 2.5% कर देता तो करीब करीब उसका पैसा आधा हो जाता रिटायरमेंट में। तो वो 2% की वैल्यू लॉन्ग रन में बहुत बड़ी होती है। इसलिए हमें समझना है कि जो बंदा टेबल पर बैठा होगा वो भी शायद आपको बोलेगा कि डायरेक्ट फंड नहीं लेना चाहिए, आपको एक एक्टिवली मैनेज फंड लेना चाहिए। बट हम जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि निफ्टी फंड डायरेक्ट ग्रोथ लेना है, हमें लेना चाहिए। जो छोटे में ग्रोथ की जो बात समझ आई वो ये है कि निफ्टी या जो भी फंड लेने हैं IDFC से ले सकते हैं, UTI से ले सकते हैं, HDFC म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं, और भी बहुत सारी इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं। और इनके जो इंटरनेट के ऊपर जो अकाउंट्स हैं, इनके ऑनलाइन अकाउंट वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाकर के हम प्लान ले सकते हैं, डायरेक्ट एक प्लान ले सकते हैं। और उसमें उस प्लान को हम अपने बैंक अकाउंट के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि हर महीने हमारा पैसा उसमें जा सकता है और हम इस स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं। हाँ जी। तो ये तो एक बात हुई कि किस तरह से वो इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। हाँ। इसके लिए इसके अलावा उनको जरूरत होगी सिर्फ एक पैन कार्ड की। हाँ, पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। पैन कार्ड नंबर के अलावा और कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी जरूरत पड़ेगी उनको इसके लिए? जनरली जब आपकी KYC होती है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे जो जरूरत पड़ेगी, क्योंकि KYC करना बहुत जरूरी होता है बिफोर आप, जैसे पहले कि आप इन्वेस्ट करना चालू करें। तो KYC के लिए जो कंपनी आपकी या बैंक आपका KYC कर रहा होगा उसमें जनरली आपको एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा। तो मेनली एड्रेस प्रूफ होगा, परमानेंट एड्रेस और आइडेंटिटी। तो पैन कार्ड और इसमें हो जाना चाहिए जहां तक मेरे को पता है। बट इन केस अगर कोई और डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो मैं शायद उसमें ऐड करूंगा। बट जहां तक मेरे को पता है सिर्फ एक आपका पैन कार्ड, क्योंकि वो आइडेंटिटी है, और साथ में आपका एक एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है। तो आपने बचत करने के, इन्वेस्ट करने के तरीके और किस तरह से हम इसे सेवानिवृत्ति के बाद का जो हमारा जीवन है उसे कैसे खुशहाल बना सकते हैं, उसके बारे में छोटी छोटी और सभी महत्वपूर्ण बातें दिखाई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।